नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि किसी की भी कुंडली में धन संपत्ति और द्रव्यादि अर्थात उसकी पूरी जो संपत्ति है उसका विचार कैसे करते हैं। उसके लिए कौन कौन से कारक भाव देखेंगे और कौन कौन से ग्रह इसके लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। तो धन संपत्ति द्रव्यादि या आदमी की सुख सुविधा की जो संपत्ति होती है इन सब के लिए सर्वप्रथम हम लग्न देखते हैं। तो लग्न से मनुष्य के सौभाग्य का विचार होता है। लग्नेश का द्रव्य संबंधी भावों से अगर संबंध है, जैसे कि धन भाव से है, सप्तम भाव से है, लाभ भाव से है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का भाग्य का सूर्य जो है वो सर्वदा चमकता रहता है। दूसरा भाव जो कुंडली का होता है उसका नाम ही धन भाव है। इससे आदमी के वित्त, सुख और भोजन इत्यादि का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से व्यक्ति के सुख, समृद्धि, साथ ही उसको क्या पैतृक धन मिलेगा, इसके अलावा भूमि यानी कि जमीन जायदाद इत्यादि, और साथ ही वाहनादि यानी कि वाहन, गाड़ी, घोड़ा इत्यादि का विचार जो है वो चतुर्थ भाव से किया जाता है। अब जो पंचम भाव होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंचम भाव से राजा अनुग्रह यानी कि किसी राजा से कितना अनुग्रह प्राप्त होगा या कितने बड़े पद पर होगा, और अकस्मात जो धन प्राप्त होता है, जैसे लॉटरी हुआ, लॉटरी से जो धन प्राप्त होता है, शेयर बाजार से जो धन प्राप्त होता है, सट्टा से, जुआ से, इन सब से जो धन का प्राप्त होना, जो प्राप्त होने का बोध होता है वो पंचम भाव से किया जाता है। तो पंचम भाव का संबंध अगर धन भाव से, लाभ भाव से या सुख भाव इत्यादि से हो तो व्यक्ति इन सब क्षेत्रों में जो है अत्यधिक धन जो है अकस्मात रूप से प्राप्त करता है। सातवां भाव भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सप्तम भाव से वाणिज्य यानी कि व्यवसाय इत्यादि, इसके अलावा गमनागमन यानी कि ट्रेवल्स इत्यादि का विचार किया जाता है। नवम भाव जो होता है उसको आप लोग जानते हैं कि भाग्य भाव कहा जाता है। इससे जो है व्यक्ति के भाग्य का विचार होता है। तो धन इत्यादि का या इनमें से किसी भाव का अगर संबंध भाग्य भाव से जुड़ता है तो व्यक्ति उस भाव से संबंधित चीज़ों के लिए भाग्यशाली होता है। अब जो दसम भाव होता है अत्यंत महत्वपूर्ण भाव होता है। इसको नौकरी का भाव भी कहते हैं, रोजगार का। तो दसम भाव से जातक के सम्मान यानी उसके मान सम्मान का विचार, रोजगार का विचार, इसके अलावा उसका जो कर्म क्षेत्र है यानी कि इसको कर्म स्थान भी कहते हैं दसम भाव को, तो उसका भी विचार किया जाता है। एकादश भाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण भाव होता है। एकादश भाव को लाभ स्थान कहते हैं। इस भाव से धन संग्रह इत्यादि का विचार किया जाता है, या किसी व्यवसाय में या किसी जो जैसे कि पंचम भाव में लॉटरी है, शेयर बाजार है, सट्टा है, वहाँ कितना व्यक्ति लाभ प्राप्त करेगा वह एकादश भाव से अगर संबंधित हो तो उससे विचार किया जाता है। तो एकादश भाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि लग्न देखा जाता है, द्वितीय भाव देखा जाएगा, चतुर्थ भाव देखा जाएगा, पंचम भाव देखा जाएगा, सप्तम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव। तो इन सारे भावों से व्यक्ति की सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति, द्रव्यादि का विचार जो है वो किया जाता है। अब इसके लिए कुछ ग्रह भी जो होते हैं वो सहयोगी होते हैं। इनमें दो प्रमुख ग्रह हैं, शुक्र और बृहस्पति। ये पृथक रूप से भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा बाकी ग्रहों का जो संबंध पीछे जितने भावों की हमने चर्चा की, उस भाव के चाहे स्वामी हो चाहे उस भाव में बैठे हों, तो उनका भी विचार करना चाहिए। बाकी शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो ज़्यादातर स्थितियों में ऐसा व्यक्ति शुक्र से सांसारिक एवं भौतिक विलासता इत्यादि जो संबंधित सुख है उसकी प्रबलता का अनुमान लगाते हैं। यानी कि ये सारे सुख व्यक्ति को सांसारिक और भौतिक सुख मिलते हैं। बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, तो बृहस्पति से धन, संपत्ति, द्रव्यादि इन सब के संचय का यानी कि भंडार का विचार होता है। आदमी के पास कितनी सेविंग होगी या कितना उसके पास चल अचल संपत्ति जो है संचय होगी। तो ये दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा थोड़े से और नियम जान लेना आवश्यक है। अगर धन स्थान से जो है जो कि द्वितीय भाव होता है उससे धन का परिमाण नापा जाता है यानी उसकी मात्रा नापी जाती है, जबकि एकादश स्थान यानी कि 11वां भाव आपकी कुंडली में वो धन लाभ विधि का विचार होता है, यानी कितना आपको धन लाभ मिलेगा। अब दोनों स्थानों की शुभता जो होता है, अगर दोनों स्थान किसी की कुंडली में शुभ हों, एक दूसरे से संबंधित हों, यानी कि धन स्थान का स्वामी अगर एकादश भाव में हो, एकादश का स्वामी धन स्थान में हो, या दोनों शुभ स्थिति में हो, तो
ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धनोपार्जन में बहुत सफलता मिलती है, यानी कि व्यक्ति अत्यधिक धनी या लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। परंतु जो लाभ की मात्रा है उसका अनुमान लगाने के लिए ग्रहों का उच्च होना, उनका स्वग्रही होना, मूल त्रिकोण होना, इसके अलावा ग्रहों का बल क्या है यानी कि डिग्री कितनी है, इसका भी विचार सबका कर लेना चाहिए। अब एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, स्मरण रखने की बात है कि धन स्थान यानी कि जो द्वितीय भाव होता है, अगर उसमें मंगल है या चतुर्थ स्थान में अगर बुध है या पंचम में बृहस्पति है या खष्ट भाव में शुक्र है और अगर सप्तम भाव में शनि है, तो इन भाव में यह ग्रह जिसकी हमने चर्चा की ये सब निष्फल होते हैं। यानी दूसरे भाव में मंगल, चतुर्थ में बुध, पंचम में बृहस्पति, खष्ट में शुक्र और सप्तम में शनि अगर हैं तो वो निष्फल होंगे। अगर उनका संबंध धन या पीछे जो भाव हमने चर्चा की उनमें से किसी भी से भी संबंधित है अगर वो ग्रह, तो उनका जो परिणाम है निष्फल हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा यदि चंद्रमा सूर्य के साथ हो, मंगल के साथ द्वितीय स्थान में हो, बुध के साथ चतुर्थ स्थान में है, बृहस्पति के साथ पंचम में है, शुक्र के साथ खष्ट स्थान में है अथवा शनि के साथ सातवें स्थान में है, तो चंद्रमा भी निष्फल हो जाता है अगर चंद्रमा धन स्थान से किसी तरह से संबंधित है। तो इन सब का हमको विचार करना चाहिए, अर्थात उक्त स्थानों में अगर यह धनदायी ग्रह है तो फल जो इसका प्रायः निष्फल हो जाता है। इसी कारण एक चीज़ ये कहा जाता है कि चतुर्थ स्थानगत यानी अगर चौथे भाव में बुध है तो जातक को पैतृक संपत्ति में अनेकानेक बाधा जो है वो देता है या अनेकानेक बाधा डालता है पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में। तो किसी भी व्यक्ति की धन संपत्ति द्रव्यादि का विचार के लिए ये सारे भाव, ग्रह और इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इससे ही उसकी जो वेल्थ है, उसकी जो सिचुएशन है, आर्थिक स्थिति है, उसका अनुमान लगाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।